हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा फॉर एजुकेशन। आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्रैश कोर्स चल रहा है, उस कोर्स की आज ये थर्ड क्लास होगी या थर्ड वीडियो होगा। इस वीडियो में या इस क्लास में हम किसके बारे में देखेंगे? सैटेलाइट्स के बारे में। अभी तक आपने जो पढ़ा हुआ था पिछले दो वीडियोस में, दो क्लास में, वो आपने जनरली फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, सिलेबस क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, और 2019 के आपने कुछ क्वेश्चन से सॉल्व भी किए थे। सेकेंड क्लास में आपने ऑर्बिट्स के बारे में देखा था। ऑर्बिट क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कितनी डिस्टेंस पे होते हैं, उनका एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपने देखी थी। थर्ड क्लास आज आपकी है सैटेलाइट से रिलेटेड, कि सैटेलाइट्स होते क्या हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप सिंपल समझिए सैटेलाइट्स क्या होते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी हेवनली बॉडी जो किसी बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके अर्थ है और उसके चारों तरफ कोई भी अदर ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? सैटेलाइट्स। और ये जो सैटेलाइट्स होते हैं वो आप कह सकते हो कि ये दो टाइप के होते हैं, दो तरीके से के हो सकते हैं। या तो ये आर्टिफिशियल होंगे, मैन मेड होंगे, इंसानों ने बनाकर भेजे होंगे, या ये नेचुरली वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। नेचर ने ऐसी व्यवस्था की होगी कि वहाँ पे एक हेवनली बॉडी के चारों तरफ दूसरी कोई बॉडी मूव कर रही होगी या चक्कर लगा रही होगी। ठीक है, अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि अर्थ के सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं किसी अदर सेलेस्टियल बॉडी के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो। ठीक है, अगर हम केवल अपने प्लेनेट के बारे में बात करें। और अगर आपसे पहले फर्स्ट क्लास में मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स किस सेलेस्टियल बॉडी के हैं, तो स्टूडेंट ने एक ने बहुत ही अच्छा, बहुत सटीक आंसर दिया है। क्या है? सैटर्न। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके दिमाग में होगा कि जुपिटर, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए जुपिटर के जो सैटेलाइट्स थे वो कम हो गए हैं, क्योंकि जो सैटर्न था उसके पहले कितने सैटेलाइट देखे गए थे या ऑब्जर्व किए गए थे? 62। लेकिन अभी रिसेंटली 2019 में इसके 20 सैटेलाइट्स और डिस्कवर किए गए हैं न्यू। तो टोटल अभी सैटर्न के कितने सैटेलाइट्स हो गए हैं? 82। प्लीज़ इसको याद रखिएगा, यूपीएससी हो सकता है, वैसे यूपीएससी इतना इजी क्वेश्चन नहीं बनाती है, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि यूपीएससी बहुत ही आसान क्वेश्चन बना देती है, या वो इस टॉपिक के या इस अगर ऑर्बिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रही है तो मे बी वो एक ऑप्शन कुछ ऐसा बना दे। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये अभी न्यू डिस्कवरी थी। इससे पहले अगर हम बात करें तो पहले जुपिटर के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट होते थे। कितने हैं जुपिटर के सैटेलाइट? अभी भी आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगर हम बात करें अर्थ की, जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ का अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है, सभी को पता होना चाहिए, मून। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं जो कि इंडिया, अदर कंट्रीज़ के द्वारा लगातार भेजे जा रहे हैं। अगर हम दूसरी बात देखें टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, कि सैटेलाइट कितने टाइप के होते हैं, आपने अभी देखा नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जो नेचर के द्वारा बनाए गए हों, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ह्यूमन बींग्स बनाए गए हों। अभी आपने देखा सैटर्न के मैक्सिमम है, और अर्थ के अपने जो नेचुरली या हम आर्टिफिशियली देखें तो आर्टिफिशियली अर्थ के सबसे ज़्यादा हैं। इनका फंक्शन क्या होगा? अर्थ के जो सैटेलाइट्स होते हैं उनका मेन फंक्शन है एज अ ऑब्जर्वेशन, या उनका यूज़ किया जाता है एज अ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की तरह। ओके, अब अगर हम थोड़ी सी आगे की बात करें कि अगर क्लासिफिकेशन हमने कर दिया है, लेकिन क्लासिफिकेशन उनकी हम दो टाइप से कर रहे हैं या दो बेसिस से कर रहे हैं। पहला उनके वेट, भार के बेस पर, सेकंड उनके फंक्शन के बेस पर। पहला अगर हम देखें वेट के बेस पर, कि सैटेलाइट्स को अगर उनके वेट के आधार पे या बेस पे क्लासीफाई करें तो मोटे मोटे तरीके से हम कहेंगे सैटेलाइट्स टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ माइक्रो, सेकेंड इज मैक्रो। माइक्रो स्मॉल यूनिट होती है कंपैरेटिवली टू मैक्रो। अब माइक्रो को भी हम फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: पिको सैटेलाइट्स, नैनो सैटेलाइट्स एंड माइक्रो सैटेलाइट्स। पिको सैटेलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे सैटेलाइट्स जिनका वेट लेस देन 1 kg, ऐसे सैटेलाइट जिनका जो भार है 1 kg से भी कम हो, उन्हें हम पिको सैटेलाइट्स कहते हैं। नैनो सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट्स जिनका वेट 1 to 10 kg के बीच में हो।
और माइक्रो सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट्स जिनका वेट 10 to 50 kg हो, उन्हें हम माइक्रो सैटेलाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि ये जो इतने छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं, आखिर ये कौन बनाता होगा और क्यों बनाता होगा। तो जो माइक्रो सैटेलाइट्स हैं वो सिंपल एक्सपेरिमेंटल की फॉर्म में, एक्सपेरिमेंट के तौर पे इनको बनाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा स्टूडेंट सैटेलाइट्स, जैसे कलाम सेट। कलाम सेट तमिलनाडु के यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने बनाया है। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे इस सैटेलाइट का नाम रखा गया है। और इस सैटेलाइट का जो वेट है वो लेस देन 1 kg है, मतलब वो पिको सैटेलाइट की कैटेगरी में आएगा। तो ये जो छोटे या माइक्रो लेवल के जो सैटेलाइट्स बनाए जाते हैं, इनका मेनली यूज़ होता है एज अ, जो स्टूडेंट है वो प्रैक्टिकल वर्क में करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें इस टाइप के सैटेलाइट्स को बनाया जाता है। सेकंड आता है आपका मैक्रो सैटेलाइट्स। मैक्रो सैटेलाइट्स का जो वेट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। मैक्रो सैटेलाइट्स को भी हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला स्मॉल सैटेलाइट, मीडियम सैटेलाइट एंड लार्जेस्ट सैटेलाइट। स्मॉल सैटेलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे सैटेलाइट्स जिनका वेट 50 to 100 kg के बीच में होगा, उन्हें हम स्मॉल सैटेलाइट कहेंगे। मीडियम सैटेलाइट क्या होता है? ऐसे सैटेलाइट्स जिनका वेट, जिनका भार 100 से 1500 के बीच में होगा, उन्हें हम मीडियम सैटेलाइट्स कहेंगे। और लार्ज सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट्स जिनका वेट मोर देन 1500 kg के से ज़्यादा होगा, उन्हें हम कहेंगे लार्ज सैटेलाइट्स। ओके, तो अभी आपने क्या देखा, वेट के बेस पर जो सैटेलाइट्स हैं वो मोटे तरीके से 2 टाइप के हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में पिको, नैनो एंड माइक्रो। मैक्रो में स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। सेकंड आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अगर हम उनके वर्क के आधार पे देखें, उनके फंक्शन के आधार पे देखें, तो हम 3 जो मेन है, 3 के अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन 3 जो सैटेलाइट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। मैंने आपको पिछली क्लास में भी इसका कुछ जो टर्म है उसको तोड़ के बताया था कि आप किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। रिमोट मतलब दूर, सेंसिंग मतलब समझना। ऐसे सैटेलाइट जो किसी चीज़ को दूर से ऑब्जर्व करते हैं, दूर से समझते हैं, ऐसे सैटेलाइट्स को हम क्या बोलते हैं? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। सेकेंड आपका टाइप का सैटेलाइट्स कौन सा है? नेविगेशन सैटेलाइट्स। ऐसे सैटेलाइट्स जो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, और कौन सा पर्पज़ है वो आपको नेविगेट कराना, पथ प्रदर्शन कराना। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिसको आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कौन? GPS, एग्जैक्टली। और नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट आप देख सकते हो, आपकी ज़िंदगी अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे बहुत डिपेंड हो गई है। आप उठते ही मोबाइल देखते हो। ये जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रही है, फ़ोन्स, मैसेजेस, ईमेल्स आए या नहीं आए, तो ये जो इंटरनेट की जो सर्विस है, टेलीविज़न आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये किस चीज़ का पार्ट है? ये आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वजह से आप इन चीज़ों का या इन सर्विस का बेनिफिट्स ले पा रहे हो। इसके अलावा भी आप और सैटेलाइट देख सकते हो, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स। एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे सैटेलाइट्स जिनका यूज़ जो स्टार्स हैं उनकी डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए, या अदर जो स्टार्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं, उनके बारे में पता करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे इंडिया का एस्ट्रोसेट एक एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है जिसका यूज़ किया जाता है स्पेस में जाके अदर जो और स्टार्स हैं, जो अननोन स्टार्स हैं, उनकी डिस्कवरी करना, उनको देखना, उनकी इमेजेस लेना, और जो भी हमारे स्पेस के जो रहस्य हैं उनके बारे में पता लगाना। इन सभी को हम 1 by 1 आगे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका रिकरेंस सैटेलाइट। रिकरेंस सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जिनका यूज़ मिलिट्री पर्पज में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वेदर सैटेलाइट्स। पता ही चल रहा है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए आप आसानी से पता लगा सकते हैं एल नीनो, ला नीनो के बारे में, सुनामी, फ्लड, साइक्लोन्स के बारे में। इस प्रकार के सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है जानने के लिए। और इसके लिए आप आगे हम बताएंगे इनसैट 3A सीरीड और कल्पना 1।
इंडिया की 2 ऐसी सीरीज़ हैं जो वेदर सैटेलाइट्स की तरह वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट सैटेलाइट। स्टूडेंट सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट्स जो यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में रहने वाले बच्चे बना रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं, उनका एज अ प्रोजेक्ट वर्क है, जिससे कि वो अपना फ्यूचर स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे लेके जा सकें, या इस तरीके से वो प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं। इसरो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर मूव करे और वो अपना एज अ फ्यूचर इस लाइन को अडॉप्ट करें या इसको आगे लेके चलें। ओके, तो अभी हमने टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स देखे। अभी अगर हम ये बात करें कि सैटेलाइट्स की ज़रूरत क्या है, अगर हम देखें 1990 के बाद से ही पूरे वर्ल्ड में स्पेस में पहुंचने की एक होड़ सी मच गई है, सारे लोग लगे हुए हैं, और ऐसा नहीं है, इंडिया भी इस दौड़ में अपने आप को काफ़ी मूव कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, या बहुत सारे इनोवेशंस कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्या है, क्या रीज़न है कि बहुत सारे डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग कंट्रीज़ भी, और इंडिया जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये भी अपनी जीडीपी का एक बहुत बड़ा पार्ट स्पेस में या स्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ में खर्च कर रहा है। तो आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है सैटेलाइट्स की? तो चलिए इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस ऐसे भी जान सकते हैं कि जो सैटेलाइट्स हैं ये क्या करेंगे, अगर हम अर्थ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो अगर हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो कुछ एरिया ही हम एनालाइज कर पाएंगे या समझ पाएंगे, लेकिन सैटेलाइट की हेल्प से हम मैक्सिमम एरिया या लार्ज एरिया को कवर अप कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जब सैटेलाइट जाएगा तो हम डिफरेंट टाइप के डेटा को ईजिली कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी कलेक्ट कर सकते हैं, और हमारे पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी होने से क्या होगा कि हमारे पास जो भी डेटा आएगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा। और इससे होगा क्या कि जो हम अर्थ पे जो टेलीस्कोप्स हैं उनकी हेल्प से अगर कोई डेटा ले रहे हैं और सैटेलाइट की हेल्प से कोई डेटा ले रहे हैं, तो उनकी इमेजेस में, उनकी फ्रिक्वेंसी में, उनकी क्लियरनेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, इसीलिए हम सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं। और अगर हम देखें तो अगर हम टेलीस्कोप की हेल्प से या और किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर हम स्पेस की इमेज लेना चाहते हैं या एटमॉस्फेयर से अर्थ की इमेज लेना चाहते हैं, तो होगा क्या कि डस्ट वगैरह, क्लाउड्स, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में है, जिसकी वजह से अर्थ की जो इमेजेस हैं वो बहुत ही क्लियर नहीं आ पाएंगी। इसके लिए अच्छी क्वालिटी के या जो बेस्ट टेक्नोलॉजी जो सैटेलाइट में यूज़ कर रही है, ये अर्थ की अच्छी इमेजेस लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अभी जो पूरा वर्ल्ड है टेक्नोलॉजी की ओर शिफ्ट हो गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया भी अपना कंट्रीब्यूशन इसमें देकर अपने आप को डेवलप्ड नेशन में शामिल करना चाहता है। ओके, तो अब अगर वन बाई वन एक एक सैटेलाइट्स को अगर हम पूरे तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करें, तो सबसे पहले आता है आपके सामने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। ठीक है, तो देखते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स क्या है। तो आपके जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, अब नाम से ही मैं पहले ही बता चुकी हूँ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में, ऐसे सैटेलाइट्स जो किसी चीज़ को दूर से ही सेंस कर लें, समझ लें, तो ऐसे सैटेलाइट्स को क्या बोलेंगे? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। और इनका जो मेन यूज़ होता है वो क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है या जो अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर को आसानी से एनालाइज करना, ओशन में जो भी प्रोसेस हो रही हो, ओशन में जो भी फिनोमिनन हो रही हो, उनको कंडक्ट करना, उनको समझना। इंडिया में जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में है और वो अर्थ के ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा बात करें कि अभी तक इंडिया के टोटल कितने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जो कि फंक्शनल हैं, तो 13 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जो कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हैं। इनके आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रिसोर्स सेट, और इसकी कई सीरीज गई हैं, जैसे रिसोर्स सेट का 1, रिसोर्स सेट 2, रिसोर्स सेट 2A, कार्टोसैट 1, कार्टोसैट 2, कार्टोसैट 2A, कार्टोसैट 2B, रीसेट 1 और रीसेट 2, ओशियोनोसैट 2, मेगाट्रोपोपीज, सरल, स्काईसेट। तो इस तरीके से कई रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इंडिया के द्वारा ऑपरेशनल हैं अभी। ये जो सैटेलाइट्स हैं इनका जो मेन टर्म है या मेन वर्क है, या हम कह सकते हैं कि ये ज्योग्राफिकली चीज़ों को डिटरमाइन कर रहे हैं या समझ रहे हैं। जैसे किसी भी स्टेट का फॉरेस्ट एरिया कितना है,
सॉइल की क्वालिटी कितनी है, वाटर लेवल कैसा है, या आपको इंडिया में देखना है कि जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट कितनी है। ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो मेनली हम किसका यूज़ करते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का। इसलिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को हम जियोग्राफिकल सैटेलाइट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो मोस्टली ज्योग्राफी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करने का काम करता है। अगर हम इनके एप्लीकेशंस की बात करें कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का एप्लीकेशन क्या है या इनका यूज़ क्या है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का यूज़ कहाँ पे होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, कि सॉइल की क्वालिटी कितनी है, सॉइल में जो वाटर लेवल है वो कितना है, फॉरेस्टी आप देख सकते हैं कि जो फॉरेस्ट वगैरह है उसका एरिया कितना है, वेदर फोरकास्टिंग आप देख सकते हैं कि कब बारिश आने वाली है, वेदर कैसा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है, साइक्लोन्स कब आने वाले हैं, साइक्लोन कब बन रहा है, ओशन का वाटर लेवल कितना है, वार्म वाटर करंट, कोल्ड वाटर करंट, इन जो आपने ज्योग्राफी में इन टर्म्स को पढ़ा होगा उसके बारे में ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आपको बताता है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताता है, नेचुरल जो हजार्ड्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, इसके बारे में भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आपको जानकारी देते हैं। ग्राउंड वाटर की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, इसके बारे में भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स बताते हैं। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी सिंपल कार्टोग्राफी का मतलब होती है मैपिंग करना। जैसे आप फिजिकल मैप देखते हैं उसमें आप क्या देखते हैं, जो फिजिकल मैप होते हैं उनमें आपको पता चलता है कि रिवर्स यहाँ से यहाँ जा रही हैं, इनकी डिस्टेंस यहाँ पे है, रिवर इस स्टेट से होके जा रही है, माउंटेन्स की पीक कितनी है। तो ये सारी चीज़ें कौन से सैटेलाइट बताते हैं, ये सब चीज़ें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स बताते हैं। मिनरल एक्सप्लोरेशन के बारे में भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट देते हैं। इन्वायरमेंट की स्टडी भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के द्वारा की जाती है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। मैंने भी बताया था एल नीनो ला नीनो। कोस्टल एरिया डिटेक्शन करना है कि भाई किस कंट्री का कितना किलोमीटर कोस्टल एरिया है, ये सारी चीज़ें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता है। कोस्टल एरिया में कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है इसके बारे में भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आसानी से आपको बता देता है। क्लाइमेट में अगर चेंज हो रहा है, जैसे आइस मेल्टिंग का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा, जिसके कंसिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, आइस मेल्टिंग हो रही है, इसके बारे में भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बताता है। मैपिंग करना है कि कहाँ पे फ्लड आया है, उसका कितना इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें भी आपकी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आसानी से बता सकता है। तो अभी आपने जो इसका एप्लीकेशन देखा होगा उसे आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या कर रहे हैं। किसी भी फिनोमिना को ऑब्जर्व करने के लिए उस पोजीशन में या उस प्लेस में नहीं जाना है। जनरली वो जो भी टेक्नोलॉजी उस सैटेलाइट्स में दी गई है उसके बेस पर वो उस चीज़ को बिना छुए हुए उसकी पूरी जानकारी दे रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब देखिए, अब 2015 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है, आपको इसका आंसर बताना है। अब क्वेश्चन पढ़िए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर यूज। वो पूछ रहा है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का यूज़ कौन सी एक्टिविटी में किया जाता है। अब इसका फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर के लिए है या नहीं है, इसका मतलब है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए, बी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें वन नहीं है। सेकंड, लोकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, यस आपने पढ़ा था। सेकंड ऑप्शन तीनों में है, कोई नहीं। मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल्स के बारे में जानकारी देखा, ओके। तीसरा होना चाहिए, सी में नहीं है, ये भी काट दीजिए आप, सी भी। टेली कम्युनिकेशन, अभी आपने कोई टेली कम्युनिकेशन, आप देख सकते हो कि अभी आपने तीन मेन जो सैटेलाइट्स पढ़े थे वो कौन से पढ़े थे, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो जो टेली कम्युनिकेशन होगा ये तो कम्युनिकेशन से होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, फोर्थ इज नॉट राइट। तो फोर्थ देखो किस में है, डी में, डी को भी काट दो, तो आंसर इज ए। अगर हम फिफ्थ देखें, ट्रैफिक स्टडी, ट्रैफिक स्टडी मतलब कौन बताता है कि कहाँ पे कितना ट्रैफिक है, ये तो नेविगेशन जीपीएस बताता है। और जीपीएस कैसा है, किस टाइप के सैटेलाइट के अंदर आएगा, नेविगेशन सैटेलाइट्स का। सो इस क्वेश्चन का आंसर इज ए।
आई थिंक आपको बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, अगर केवल आपको इस टर्म का मतलब पता होता बस। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो आपको रटने से काम नहीं चलेगा। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें जो टर्म यूज़ किया जा रहा है उन टर्म्स पे ध्यान दीजिए। यूपीएससी बहुत ऐसा कभी भी बहुत ही सिंपल टर्म पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन वो अगर आपको टर्म के बारे में पता है तो वो कोई ना कोई ऐसा आपको क्लू मिलेगा क्वेश्चन के अंदर जिससे कि आप अपने आंसर्स तक पहुंच जाएंगे। आपको जो भी नॉलेज पता है उसका एप्लीकेशन उस क्वेश्चंस में लगाइए, उसको सोचिए, आपको आंसर तक पहुंच जाएंगे। बशर्ते आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का मतलब नहीं समझते हैं तब तो आप ये क्वेश्चन नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आपको केवल इतनी पता है कि रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है तो 80% है कि अगर आप थोड़ा सा भी तिकड़मबाजी लगाएंगे, सोचेंगे, आप आंसर्स तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट आपका जो टाइप आता है वो है आपका नेविगेशन सैटेलाइट। ओके, अब नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में देखें, मैंने पहले ही बताया था नेविगेशन सैटेलाइट्स क्या होते हैं। ऐसे सैटेलाइट्स जो आपको नेविगेट कराते हैं, जो आपको पथ प्रदर्शन कराते हैं, जो आपको रास्ता बताते हैं। और इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आप जानते हैं, जीपीएस। ठीक है, तो ये जो नेविगेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी पोजीशनिंग को बताते हैं कि कौन सी पोजीशन कहाँ पे है, नेविगेट कराते हैं। और इसका जो इस्तेमाल है वो सिविलियन पर्पज में आसानी से किया जाता है। अगर हम नॉर्मल अभी अगर देखें तो कई कंट्रीज़ के जो नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट नेविगेशन सैटेलाइट है वो कौन सा है, जीपीएस। और जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको यूएस के द्वारा सेटअप किया गया था। ओके, और ये इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि जीपीएस की जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी है और इसका यूज़ मिलिट्री पर्पज़ में भी पहले किया जाता था और फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल सिविलियन पर्पज़ में किया जाने लगा है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें कि क्या इंडिया का भी कोई नेविगेशन सैटेलाइट्स है, तो यस, इंडिया का IRNSS जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसका यूज एज अ नेविगेशन सैटेलाइट की तरह किया जाता है और इंडिया करता भी है। अगर हम कुछ कंट्रीज़ के सैटेलाइट्स देखें जो एज अ नेविगेशन सैटेलाइट की तरह वर्क करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS ये आपका इंडिया का है। गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम ये इंडिया का है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS किसका है, अमेरिका का। ग्लोनास रशिया का। गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का। QZSS क्वाजी जेनिस सैटेलाइट सिस्टम ये आपके जापान का। और वैद्यू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ये आपके चाइना का। इसके बारे में सब कुछ लिखा है, कौन सा रीजनल है और कौन सा ग्लोबल है। फॉर एग्जांपल आप देखो IRNS किस कंट्री का है, इंडिया का है। और ये कैसा है, रीजनल है। रीजनल का मतलब केवल ये इस कंट्री को ही, इंडिया को ही कवरेज देता है या इंडिया को ही कवर अप करता है। गगन ये भी आपका इंडिया का ही है और ये भी रीजनल है। GPS आपको पता है अमेरिका USA का है और ये ग्लोबली अपनी सर्विस को दे रहा है। ग्लोनास ये रशिया का है, ये भी ग्लोबल है। गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, ये अभी 2020 में ग्लोबल हुआ था, इससे पहले ये रीजनल था। QZSS ये जापान का है, ये रीजनल है। वैद्यू ये आपका चाइना का है, 2019 तक ये आपका रीजनल था, अभी अभी रिसेंटली इसको ग्लोबल बनाया गया है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि एक बार स्टेट PCS में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि UPSC डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बना देगी, लेकिन अभी क्या हुआ है कि आप देख सकते हैं कि गैलीलियो यूरोपियन यूनियन और वैद्यू ये दो ऐसे नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं जिनको 2020 में रीजनल से ग्लोबल बनाया गया है। तो मे बी UPSC अगर कोई इस तरीके से ऑप्शन बनाए तो ये पूछ ले, या अगर आप स्टेट PCS भी देते हैं तो वहाँ पे पूछने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चंस होगा तो मैं स्लाइड के लास्ट में बताऊंगी, इसलिए आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपको चीज़ कम समझ में आ रही है या आपको और चीज़ें, या आप चाहते हैं कि मैं स्टेट PCS के क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करा दूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप चाहेंगे
तो मैं अदर जो स्टेट पीसीएस हैं उनके भी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करवाती जाऊंगी। अभी मैं यूपीएससी के ही प्रोस्पेक्टिव से पढ़ा रही हूँ, जिससे कि मैं पूरे क्वेश्चन जो भी है यूपीएससी के करा रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं पीसीएस के क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करा दूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस सीरीज़ को भी स्टार्ट कर दूँगी या उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे ऐड कर दूँगी। ठीक है। अब अगर हम बात देखें, इंडिया का जो नेविगेशन या रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है वो है क्या। इंडिया का जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है वो मेनली आपके सिविलियन पर्पज़ के लिए है, और इसको किसके द्वारा बनाया गया है, इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। ये जो आपका रीजनल नेविगेशन सिस्टम है ये आपके सिविलियन और मिलिट्री दोनों ही पर्पज़ के लिए यूज किया जा रहा है। जो IRNSS है इसको 36,000 किलोमीटर की हाइट पर आप सिंपल कह सकते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखा गया है। इसमें जो टोटल और सैटेलाइट्स हैं इस नेविगेशन सिस्टम के अंदर वो टोटल 7 हैं। आप 7 सैटेलाइट्स को यहाँ पे देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब इनमें है क्या कि जो 3 आपके सैटेलाइट्स हैं, जैसे दिस एंड दिस, ये 3 सैटेलाइट्स आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, और आपके जो 4 ऑर्बिट हैं ये दोनों और ये आपके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। ठीक है। तो अब आपको ये पता है जियो स्टेशनरी क्या है और जियो सिंक्रोनस क्या है। जियो स्टेशनरी का मतलब ये जो आपके 3 सैटेलाइट्स होंगे वो क्या होंगे, आपके फिक्स पोजीशन में होंगे। आपको हमेशा इंडिया के एक निश्चित पॉइंट से आप ऑलवेज इनको देख सकते हैं। लेकिन जो आपके जियो सिंक्रोनस है वो क्या होगा, वो आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे होंगे। ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम आगे देखें तो आप कह सकते हैं कि जो आपके IRNSS है ये मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई, इंडिया ने कब चाहा कि इंडिया का खुद का नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि जब 1990 में जो कारगिल वॉर हुआ था उस टाइम पे इंडिया ने USA से इसकी एक्सेस मांगी थी कि जो पाकिस्तान है उसकी मिलिट्री कहाँ पे है उसको वो देखना चाहती है। लेकिन अमेरिका ने इसको डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था कि GPS की एक्सेस इंडिया को नहीं देंगे। उसके बाद से ही 2000 में इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि इंडिया के पास अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट होना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार के वॉर की सिचुएशन में या इस प्रकार के सर्कमस्टांसेस में इंडिया किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है। अब अगर हम बात करें IRNSS, जिसमें आपने देखा है इसके 7 सैटेलाइट्स होते हैं। अब इसका जो नाम है उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है, उसको रीनेम किया गया है। अब IRNSS को क्या बोलते हैं, नाविक। नाविक मतलब नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशंस। ओके। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है जब कई स्टार मिलके कोई एक पैटर्न बनाते हैं तो उसको हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो ये जो आपका IRNSS है जिसको हम नाविक बोल रहे हैं, इसमें भी जो टोटल सैटेलाइट्स हैं वो 7 हैं। उनके कुछ नाम भी रखा गया है, जैसे IRNS 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G तक, जिसमें आपको बताया है 3 जियो स्टेशनरी में है और 4 जियो सिंक्रोनस में है। इन सभी का यूज़ एज अ नेविगेशन की तरह किया जाता है। आपको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी कि इंडिया का जो IRNSS है इसमें ये फुल्ली इंडिजिनस है, मतलब इसमें ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इंडिया ने किसी अदर कंट्री से ली हुई। सारी टेक्नोलॉजीज़ इंडिया की खुद की है। सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि नाविक जो सीरीज़ है इसमें इंडिया पूरे इंडिया के एरिया को तो कवर अप करता ही है, उसके बाद हमारे कोस्टल एरिया से 1500 किलोमीटर आसपास के एरिया को भी कवर करता है। जैसे कुछ हम देख सकते हैं बांग्लादेश के एरिया को, आगे बर्मा को, थोड़ा सा यहाँ पाकिस्तान को, तो हम कह सकते हैं इंडिया का जो कोस्टल ये जो बाउंड्री है उसके आसपास के 1500 किलोमीटर की जो बॉर्डर एरिया है उसको भी ये IRNS या नाविक कवर अप करता है। ठीक है। तो आपको 4-5 पॉइंट्स है ये याद रखने हैं। इसके बाद आपका आता है सेकंड नेविगेशन सैटेलाइट जो कि इंडिया का है, कौन सा, गगन। गगन मतलब GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सैटेलाइट्स। इस नेविगेशन सैटेलाइट्स को किसने बनाया है, इसरो ने और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। हुआ क्या है, अब IRNSS और नाविक में डिफरेंस क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। जो नाविक या आपका IRNSS है इसका मेन जो पर्पस है वो अर्थ पे जो नेविगेशन हो रहा है
उसको टैकल करता है। लेकिन आपका जो गगन है वो आपके स्पेस में, या हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर में जो फ्लाइट्स हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, उनके बीच में आपस में टक्कर ना हो जाए, उनको पता चले कि कौन सा एरोप्लेन है वो कौन से पाथ को ले रहा है, कहाँ जा रहा है, ये जो आपस में कोई क्लैशेस पैदा ना हो, उसके लिए इंडिया ने अपना गगन बनाया हुआ है, जिससे कि वो आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं एरोप्लेन है, ये सैटेलाइट्स हैं, आपस में एक दूसरे को बता रहे हैं कि ये कौन सा पाथ ले रहा है, जिससे कि जो अदर एरोप्लेन्स हैं उनके साथ इसका कोलैप्स ना हो, इनके साथ कोलाइड्स ना हो ये, ठीक है। अब अगर हम बात करें गगन में भी आपके 7 सैटेलाइट्स ही हैं, और ये सभी सैटेलाइट्स आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रखे गए हैं। और ये इसका अच्छी बात ये है कि गगन जो कैपेसिटी है, गगन की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, इसकी रिजोल्यूशन पावर बहुत अच्छी है, और ये केवल इंडिया की टेरिटरी को कवर करता है, उसके बाहर टेरिटरी को कवर नहीं करता है। सेकंड चीज़ आपको ये याद रखनी है, इसमें जीपीएस का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए जो गगन मिशन है वो फुल्ली इंडिजीनियस नहीं है, क्योंकि इस मिशन में अमेरिका का जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। ओके, अब अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस अगर देखेंगे तो आप IRNSS और जीपीएस में और गगन में समझ सकते हैं। आपने अभी क्या देखा, IRNS को किसने बनाया है, केवल इसरो ने, जबकि गगन को इसरो ने और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है। जो आपका IRNSS मिशन है उसका जो पर्पज़ है वो है अर्थ के सरफेस पे नेविगेशन को प्रोवाइड करना, जबकि आपका जो गगन है वो क्या कर रहा है, जो आपके एरोप्लेन्स हैं उनकी नेविगेशन के लिए जो रास्ता है वो बताना, जिससे कि उनके बीच में क्लैशेस पैदा ना हो। ये चीज़ कॉमन है कि IRNS और गगन दोनों में ही 7 सैटेलाइट्स का यूज़ किया गया है, लेकिन IRNSS में जो 7 सैटेलाइट्स हैं जिनमें से 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में हैं और 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हैं, जबकि गगन में जो 7 सैटेलाइट्स हैं वो सभी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में हैं। IRNSS जो सैटेलाइट्स की सीरीज़ है वो पूरे तरीके से इंडिजिनसली इंडिया ने डेवलप की है, जबकि गगन में जीपीएस का इस्तेमाल कर लिया गया है, जीपीएस अमेरिका का है, इसीलिए ये फुल्ली इंडिजिनस नहीं है। जो IRNS सैटेलाइट्स की सीरीज़ है वो इंडिया की टेरिटरी के अलावा या इंडिया की टेरिटरी के बाहर 1500 किलोमीटर एरिया को भी कवर अप करती है, जबकि जो आपका गगनयान मिशन है वो केवल इंडियन टेरिटरी को कवर अप करता है। तो ये अब आगे बढ़ाएंगे तो जो लेक्चर है वो बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहीं पे इस लेक्चर को बाइंड अप करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के साथ आऊँगी। अभी आपने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा हुआ है एक बार क्विक रिवाइज कर लीजिए। अभी आपने सैटेलाइट्स देखे कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं। सैटेलाइट कुछ भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो किसी हेवनली बॉडी के चारों तरफ मूव कर रहे होते हैं। वो मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स सबसे ज़्यादा अभी सैटर्न के हो गए हैं, इससे पहले जुपिटर के थे। मैंने आपसे पूछा है जुपिटर के कितने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो नेचुरल सैटेलाइट सबसे ज़्यादा अर्थ के हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो सैटेलाइट्स हैं उनको वेट के आधार पे अगर हम क्लासीफाई करें तो 2 टाइप से होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। उनको भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। फिर उसके बाद उनके फंक्शन के बेस पे हम देखते हैं तो वो हमारे होते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, नेविगेशन सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, आपकी वेदर सैटेलाइट्स, स्टूडेंट सैटेलाइट्स, ये आपने कई टाइप्स देखे थे। उसके बाद आपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स देखे। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स क्या होते हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या हैं, वो आपने देखे। उसके बाद 2015 यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, आपने उसको देखा। उसके बाद आपने इंडिया नेविगेशन सैटेलाइट्स क्या होते हैं वो देखे। किस किस कंट्रीज़ के कौन कौन से नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं वो आपने देखे। आपने अभी देखा 2020 में 2 कंट्रीज़ हैं जिनके नेविगेशन सैटेलाइट जो रीजनल थे वो ग्लोबल हो गए हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, एक यूरोपियन यूनियन एंड सेकंड चाइना। ओके, और फिर आपने देखा इंडिया के 2
नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं। पहला आपका IRNSS, जिसको रीनेम कर दिया है, नाभिक बोल रहे हैं, इसमें भी 7 सैटेलाइट्स हैं। और दूसरा है आपका गगन, इसमें भी 7 सैटेलाइट्स हैं। आई होप मैंने जो भी बताया है आपको समझ में आ गया। अगर आपकी इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।